नमस्कार दोस्तों, पाठशाला क्लास 10th में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की वास्तविक संख्या से प्रश्नावली 1.1 को शुरू करेंगे। देखिए, हमारे पास पुराना वाला बुक है, अभी नया वाला बुक नहीं आया। मतलब 2023 में एनसीईआरटी अपना किताब में बहुत सारा प्रश्नावली को हटा दिया है। यानी कि पुराना वाला बुक देखिएगा 2023 से पहले का, तो उसमें प्रश्नावली 1.1 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पढ़ा करते थे। उसको अब नहीं पढ़ना है, अब यानी कि बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब प्रश्नावली 1.2 में जो प्रश्न है, जैसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यही अब प्रश्नावली 1.1 बन चुका है। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए, हमने एक ऐसा वीडियो बनाया है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें हमने बताया है वास्तविक संख्या क्या होती है। देखिए, वास्तविक संख्या उसको कहते हैं जो पूरे दुनिया में जितने भी नंबर हैं, 1, 2, 3, 4 या फिर दशमलव वाले संख्या, बटे वाले संख्या, अंडर रूट वाले संख्या, दुनिया में जितने भी प्रकार के संख्या होते हैं, सारे संख्या को वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, और उसमें हमने बताया है प्राकृतिक संख्या क्या होता है, संपूर्ण संख्या, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, ठीक है, अभाज्य, अभाज्य संख्या, ये सब के बारे में हमने बताया है। देखिए, यहाँ पर आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा, वो वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.1 को। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर संख्या दिया हुआ है, उसका अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, 140 है पहला प्रश्न, तो चलिए बनाते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हम लोग प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न दिया गया है, 140 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो क्या होता है अभाज्य गुणनखंड, क्या होता है? देखिए, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 क्यों होती है? देखिए, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो सिर्फ 2 संख्या से ही विभाजित हो। सिर्फ 2 संख्या से ही विभाजित हो, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इसको 1 भी विभाजित कर देता है, और ये खुद की संख्या यानी कि 2 से भी ये विभाजित हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। 2 के बाद 3 हो जाएगा, लेकिन 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। 3 में भी क्या है कि 1 इसको विभाजित करेगा और 3 खुद की संख्या से विभाजित हो जाएगा। 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 भी इसको कर सकता है, 2 भी कर सकता है, और खुद की संख्या यानी कि 4। समझ में आया? यानी कि 4 को 3 संख्या विभाजित कर सकता है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो 2 से ये विभाजित हो जाएगा। कैसे पता लगता है कि ये 2 से विभाजित हो जाएगा, उसके बारे में भी हम आपको अभी तुरंत बताते हैं। देख लीजिए, समझ लीजिए, हम आपको बस इसको हल करके दिखला देते हैं। इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है। क्या किया हम जानते हैं? 2 से इसको विभाजित किए 70 बार में, 2 से फिर इसको विभाजित किए 35 बार में विभाजित हो जाएगा, फिर ये 5 से तो हो ही जाएगा 7 बार में। 7 खुद एक अभाज्य संख्या है, लास्ट में 1 आया। समझिए, यहाँ पर समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। देखिए, 2 से विभाजिता का नियम, 2 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि ऐसा संख्या, जैसे हमको कैसे पता चलेगा कि 140 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा, कैसे पता लगेगा? तो कहता है कि अंतिम में जो संख्या है, ठीक है, जैसे यहाँ 0 है, तो इसका नियम कहता है कि अंतिम संख्या में अगर 0 रहे, 2, 4, 6, 8, यानी कि अगर ये संख्या पाया जाता है अंत में, तो समझ लीजिए कि वो 2 से विभाजित हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गया, और ये बहुत आसान सा चीज़ है दोस्तों। और 3 से क्या होता है? 3 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम कहता है कि अगर आपके पास ऐसा संख्या दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है,
तो अगर आपको ऐसा संख्या दिया जाता है और आपको देखना है कि क्या ये 3 से विभाजित होगा, तो कैसे पता लगेगा? पता ऐसे लगेगा कि ये संख्या को आपस में तोड़ दीजिए और सबको आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। तो जब इनको आपस में जोड़ेंगे यानी कि 3 3 6 6 4 10 15, तो कितना आया 15। अगर ये 15 3 से विभाजित हो जाता है तो समझ लीजिए कि इतना बड़ा संख्या जो है वो 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में ऐसा चीज़ है। और 4 से का जो नियम है, 4 से विभाजिता का नियम कहता है कि अगर आपको दिया हुआ है 2048 संख्या इतना बड़ा, तो अंतिम का 2 संख्या पर ध्यान दीजिए, 48 है। अगर ये 48 4 से विभाजित हो जाता है, हो ही जाएगा एक बार में इधर, तो समझ लीजिए कि ये संख्या जो इतना बड़ा संख्या है ये 4 से विभाजित होगा। 5 से का क्या है? 5 से विभाजिता का नियम कहता है कि अंत में अंतिम संख्या 0 या तो 5 होना चाहिए, तो समझ लीजिए कि वो 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 5 था, तो ये 5 से विभाजित हो जाता, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले विभाजित किया जाता है, फिर उसके बाद बड़ा, यानी कि 3 से ये विभाजित नहीं होता ये वाला संख्या, तो इसीलिए हम लोग 5 से किए, ठीक है। ऐसा कुछ है। अब हम इसको 140 के बराबर क्या लिखेंगे? लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ऐसे लिखेंगे। समझ गए? अभी भी ये अच्छे तरीके से नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड करना है यहाँ पर। तो 2 और 2 एक जैसा संख्या है, तो इसकी घात हम 2 बना लेंगे, क्योंकि 2 कितना है? 2 बार है, इसीलिए, ठीक है। अब देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी है और 7 भी है, ये तीनों अभाज्य संख्या है। अब ये सही है, तो हमारा पहला का पहला जो प्रश्न है उसका बहुत ही एकदम आसान समाधान जो था यही है, ठीक है। अगर आप समझ गए तो बाकी भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा में कहता है कि 156, ठीक है। तो देखिए अंतिम में 6 है, तो इसका मतलब 2 से विभाजित होगा, तो 2 सत्ते 14 आएगा ना, 1 बच गया, क्योंकि 15 में से 14 घटाइएगा तो 1 बचेगा ना। फिर यहाँ 16 हो गया, ये 16 यानी कि 2 अठे 16, ठीक है। अभी भी ये 2 से विभाजित होगा, 2 तिया 6, 1 बचा हुआ है, 9 बार में 18 हो जाएगा। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, तो 3 से देखेंगे, 9 और 3 12 होता है, 12 3 से विभाजित हो जाता है, तो इसका मतलब ये 3 से विभाजित होगा। 3 एकम 3, 3 तिया के 9। अब देखिए दोस्तों, ये ना ही 3 से होगा ना ही 5 से होगा, क्योंकि 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, मतलब कि 13 को सिर्फ 13 ही विभाजित कर सकता है, या तो फिर 1 कर सकता है। समझ गए? ऐसा कुछ है। तो 156 के बराबर हम क्या लिख दें? 2 गुना 2, तो इसका मतलब 2 की घात 2 लिख सकते हैं, गुना 3 गुना 13, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आसान था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है 3825 है। पहला का तीसरा नंबर 3825। देखिए ये 2 से विभाजित नहीं हो सकता है, तो अगला देखेंगे 3 से होगा क्या, तो इनको जोड़िए, 8 और 2 10 हो जाएगा, 15, 15 और 3 18, तो 18 3 से विभाजित हो जाता है, तो बिल्कुल ये 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 2 बचा हुआ है यहाँ पर, यानी कि 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बचा हुआ है 15 हो गया, 3 पचे 15। अभी भी ये 3 से हो जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, 1 बचा हुआ है, 3 पचे 15। क्या अब होगा? 6 5 11, अब नहीं होगा दोस्तों। तो अब डायरेक्ट हम 5 से करेंगे, क्योंकि अंत में 5 है इसीलिए। तो 8 बार में करेंगे तो 40 आ जाएगा, मतलब कि 42 में से 40 घटाएगा तो 2 बचेगा ना, यानी कि 2 अभी भी यहाँ जिंदा है, तो इसका मतलब 25 हो गया। तो 5 बार में 5 गुना 5 करेंगे तो 25 होगा ना।
अभी भी ये होगा 5 से विभाजित, 5 एकम 5 यानी कि 3 अभी भी बचा हुआ, यहाँ 35 हो जाएगा, 5 सते 35। 17 खुद एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से बनाना था। तो 3825 के बराबर हम क्या लिखेंगे, एक जैसा संख्या 3 गुना 3 है तो उसको लिखेंगे 3 की घात 2। 5 कितना है, 5 गुना 5 है ना, तो 5 की घात 2 लिख देंगे, फिर गुना 17, बस हो गया। तो यही चीज़ है। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड ऐसा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5005। पहला का चौथा नंबर 5005। देखिए ये ना कि 2 से होगा ना कि 3 से होगा, डायरेक्ट 5 से होगा। 5 एकम 5, डबल जीरो बैठा है डायरेक्ट, 5 एकम 5। अब ये 5 से भी नहीं होगा, यानी कि 2 से तो हो ही नहीं रहा था, 3 से भी नहीं हो रहा था, 5 से हो रहा था। अब उसके आगे बढ़ेंगे, यानी कि अगला जो संख्या है वो 7 होता है। तो क्या ये 7 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा। तो 1001 को 7 से विभाजित करना है। 7 एकम 7, 3 बच्चा घटाएंगे तो 301, 7 चौके 7 चौके 28, घटाए 21, 7 तिया 21 होता है। तो इसका मतलब ये 7 से विभाजित हो गया है। 7 से विभाजित किए तो 143 आ गया। ठीक है, 143 आ गया। अब ये 7 से विभाजित नहीं होगा, उसके आगे बढ़ेंगे। आगे अभाज्य संख्या 11 होता है। तो क्या ये 11 से हो सकता है? देखते हैं। 11 से करके 11 एकम 11, इसमें से घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 33। हाँ बिल्कुल, 3 बार में आता है। तो 11 से जब हम इसको विभाजित किए तो ये 13 बार में विभाजित हो गया। 13 को सिर्फ 13 ही या तो फिर 1 विभाजित कर सकता है। समझ में आ गया? 13 एकम 13। तो सारा जो संख्या है अलग अलग, सारा अभाज्य संख्या है। कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 गुना 7, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही है ना? तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, बस यही आपको इसी तरह से परीक्षा में लिखना है। तो कंप्लीटेड हो जाता है हमारा पहला का चौथा नंबर कंप्लीटेड। पहला का 5वां नंबर 7429। पहला का चौथा नंबर नहीं, 5वां नंबर दोस्तों 7429। देखिए ये सवाल को अपने दिमाग में अटा लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन सवाल है। प्रैक्टिस इसीलिए आपको करना होगा, तरह तरह का सवाल को देखना होगा, माइंड में फोटो खींचना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप 2 से करिएगा तब भी विभाजित नहीं होगा, 3 से भी करिएगा, 5 7, ठीक है, 11 13, ऐसे ऐसे करते जाइएगा तो अंतिम में पता चलेगा कि ये 17 से विभाजित होगा। ठीक है, करके देखिएगा, हमने किया हुआ है तो हमको मालूम है। 17 से 7429 को विभाजित करके देखते हैं। ठीक है, तो कितने बार में करके देखें? चलिए 4 बार में करते हैं। 28 हो जाएगा और यहाँ पर 68। तो 4 बार में करेंगे तो 68 आ जाएगा। 14 में से 8 को घटाएंगे तो 6, एक कर्ज लिया था तो ये अभी ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 में से 6 घटाएंगे तो कहानी खत्म। अब इससे यानी कि कम लेना होगा, 17 गुना 3 करना होगा, 21 और यहाँ पर 51। तो 3 बार में किए तो 51 आया, इसमें से घटाइए। अब कितना बार में करें? 7 बार में करेंगे, 7 7 49। तो इसका मतलब 7 बार में करिएगा तो 119 आ जाएगा। करके देख लीजिए। ठीक है, तो हम 17 से जब इसको विभाजित किए तो हो गया 437 बार में। ठीक है, अब 17 से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि 17 से भी ये विभाजित नहीं होगा। आप करके देख लीजिएगा। 17 का अगला जो अभाज्य संख्या होता है वो 19 होता है दोस्तों, 19। तो 19 से करिए किसको? 437 को।
ठीक है। 19 2 बार में गुना करेंगे तो 38 हो जाएगा। 13 में से 8 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। एक कर्ज लिया था 927, यानी कि 3 बार करिएगा तो ये आपका हो जाएगा। तो कितना आया 23 बार में। 19 से जब हम इसको विभाजित किए तो हो गया 23 बार में। 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, समझ में आ गया। तो 7 4 2 9 के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 गुना 19 गुना 23, यही हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरह से हमारा कंप्लीटेड हो जाता है पहला क्वेश्चन। दूसरा जो है क्वेश्चन उसकी ओर आते हैं। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है क्या। देखिए हम आपको बता देते हैं कि ये फार्मूला है। फार्मूला आप एक जगह लिख लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है उसी दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। जब इनको गुना करिएगा तो ये हमारा बराबर हो जाता है, याद रखिएगा। और पूर्णांक किसको कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 26 91 510, ये सब क्या है, पूर्णांक है, याद रखिएगा। पूर्णांक कभी भी बटे के शकल का नहीं होता है और दशमलव के शकल का नहीं होता है, यानी कि 1.1 1.5 5/7 इस तरह की संख्या को पूर्णांक कभी नहीं कहते हैं। लेकिन शून्य भी पूर्णांक होता है, ठीक है। -50 -200 ये सब पूर्णांक होता है। +200 +50 0 ऐसा संख्या को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ दो पूर्णांक दिया गया है, इन दोनों पूर्णांक का हम लोग को एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है, ठीक है। और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये भी ज्ञात करना है। याद रखिए कभी भी दो या दो से ज़्यादा ही संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला जा सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर निकालते हैं। दूसरा का पहला 26 और 91, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करते हैं 26 का, तो 2 से हो जाएगा ये 13 बार में। 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 26 के बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 13, ठीक है। अब 91 का करिए, देखिए 2 से करिएगा तब भी नहीं होगा, 3 से करिएगा तब भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, तो ये 7 से होगा, ठीक है। 7 एकम 7, 9 में से 7 को घटाएगा तो 2 बचेगा ना, यहाँ 2 बचा हुआ है, 21, 7 दिया 21। चलिए तो इसका मतलब 7 गुना 13, 7 गुना 13। सबसे पहले एचसीएफ निकालिए, बहुत आसान होता है एचसीएफ निकालना। एचसीएफ कैसे निकलता है, यानी कि दोनों संख्या में वो चीज़ मौजूद हो, यानी कि ऐसा संख्या जो दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ, याद है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये जो सी देख रहे हैं इसको कहते हैं कॉमन उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों संख्या में वो चीज़ शामिल है, तो वो है हमारा 13, ठीक है। 13 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। आगे समझ में है। अब अगला है एलसीएम। देखिए एलसीएम जो है एचसीएफ से जस्ट उल्टा होता है, जस्ट उल्टा, यानी कि 2 भी उसमें शामिल हो जाएगा, 7 भी शामिल हो जाएगा, देख रहे हैं ना, और 13 भी शामिल होगा। तो यहाँ पर 13 भी शामिल होगा, इसका मतलब जैसे 13 की घात 1 है, यहाँ 13 की घात 1 है। अब इन दोनों में से किसी एक को लेना है, ठीक है, किसी एक को लेना है। तो इसमें क्या होता है कि जिसकी ज़्यादा घात होती है, जैसे 13 है ना, तो अगर यहाँ पर मान लीजिए 13 की घात 2 रहती और यहाँ 13 की घात 1 रहती, तो किसको लेते, जिसकी घात ज़्यादा रहती, यानी कि 13 की घात अगर 2 यहाँ रहता तो उसको हम यहाँ पर ले लेते। समझ में आ गया। बनाते जाइएगा अगला प्रश्न तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो ऐसा चीज़ है। तो जब इनको गुना करिएगा तो 14 हो जाएगा, 14 गुना 13 करना है, ठीक है, 14 गुना 13।
182 आया। ठीक है, ये हमारा एलसीएम है। तो यहीं तक नहीं रुकना है, फिर क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर हमें क्या करना है, जांच करना है। एचसीएफ गुना एलसीएम होता है क्या? अगर ये दोनों बराबर आ जाता है तो समझ लीजिए कि आपका एकदम 100% उत्तर सही है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। इस सब को साइड रखिए। ठीक है, तो दो संख्याओं कहाँ से लाएंगे हम, यही जो दिया हुआ है 26 और 91। तो 26 और 91 के बीच में क्या डालेंगे हम, गुना का चिन्ह डालेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर गुणनफल करना है दोनों को, और हमको एचसीएफ भी मालूम है, एलसीएम भी मालूम है। ठीक है, तो एचसीएफ है 13 और एलसीएम है 182, है ना। बस इनको गुना करके इधर लिखिए, इनको गुना करके इधर लिखिए, दोनों तरफ बराबर आना ही आना चाहिए। अगर आपका बराबर नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए गलत है आपका, ये सब एचसीएफ एलसीएम सब गलत है। ठीक है, तो चलिए इसको गुना करते हैं। 91 गुना 26, है ना, 91 गुना 26, 9 छके 54, 2 एकम 2, 18, 8 5 13, 2 3 6 6, 2 3 6 6, इतना आया। अब इधर करते हैं 182 गुना 13, 3 दूनी के 6, 8 तिया 24। देखिए इधर भी 2 3 6 6 आ गया, तो इसका मतलब हमारा सही एकदम 100% सही है। तो हमने जांच भी कर लिया कि भाई सही है बिल्कुल। तो इस तरह से हमारा दूसरा का पहला कंप्लीट हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है दूसरा नंबर 510 और 92, इसका ज्ञात करते हैं। दूसरा 510 और 92। ठीक है, 510 को 2 से तो हो ही जाएगा, 2 दूनी के 4, 1 बचा हुआ है, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब ये 3 से होगा क्या? हाँ 3 से हो जाएगा। 8 बार में 24, 5 बार में 15। ठीक है, अब ये 3 से नहीं होगा, अब ये 5 से होगा। 5 एकम 5, 7 35। ठीक है, 17 एक अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से 510 का हो चुका है। अब 92 का कर लेते हैं इधर साइड में। 92 का 2 से तो हो जाएगा, 2 चौके 8, ठीक है, और छक्के 12, 2 दूनी के 4 और 23 से 1 में गुना करेंगे, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है। तो क्या करना है दोस्तों, 510 के बराबर हमें लिखना है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और 92 के स्थान पर लिखेंगे 2 गुना 2। तो 2 गुना 2 को हम लिख लेंगे यहाँ पर 2 की घात 2, इस तरह से लिखेगा। ठीक है, बहुत आसान लगेगा, गुना 23। ठीक है, अब हमको सबसे पहले काम करना है एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ में हमने क्या बताया था, जो दोनों संख्या में वो संख्या मौजूद है, जैसे 2 ऊपर भी है नीचे भी है, तो वो चीज़ हो जाएगा। लेकिन 23 यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, 5 है इधर, 17 है लेकिन नीचे नहीं है। तो इसका मतलब कि एचसीएफ 2 या फिर 2 की घात 2। अब दोनों में से किसको लेंगे एचसीएफ? तो एचसीएफ में क्या होता है कि सबसे कम घात, यानी कि हम लोग को नंबर पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो 2 की घात 2 को नहीं लेंगे, सिर्फ 2 को लेंगे। समझ में आ गया? ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा ऐसे। और एलसीएम इसका जस्ट विपरीत, यानी कि जो आपने 2 की घात 1 को लिया था, तो अब यहाँ 2 की घात 2 को ले लीजिए, और बाकी जितने भी संख्या हैं उन सारे को ले लीजिए, और इसको ऐसे साइड कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इनको गुना कर लेते हैं। देखिए 2 की घात 2 मतलब कितना होता है, 4। 2 गुना 2 होता है ना 4, तो ये 4 हो गया।
4 × 3 12, 12 × 5 60। तो 60 × 17 × 23 ये कर लेंगे ऐसे। अब चलिए तीनों को आपस में गुना कर लेते हैं। तो 60 × 17 कितना हो जाएगा? 1 से 0 में 0 हो जाएगा, तो 6। ठीक है, तो 1020 आया। तो जब इनको आपस में गुना किए तो 1020 आया, गुना आप 23 कर लेंगे। तो 1020 × 23 कर लेते हैं। 3 दूनी के 6। ठीक है, 2 से इसमें गुना करेंगे, 2 दूनी के 4, 0, 2 3 4 60। तो इसको गुना करेंगे तो 2 3 4 60। ठीक है, तो एलसीएम सोचिए इतना बड़ा आ गया है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एचसीएफ भी समझ में आ गया, एलसीएम भी आ गया समझ में। इधर आप देख रहे होंगे हुच पुच हो गया है, तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग अब क्या करेंगे, जानते हैं कि एचसीएफ गुना एलसीएम क्या होता है? जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, ये चीज़ हम आपको भी पढ़ाए थे। तो दो संख्या 510 और 92 को गुना करेंगे। ठीक है, 510 गुना 92 करेंगे, एकदम घबराना नहीं है। एचसीएफ कितना है मेरे पास? एचसीएफ है 2 और एलसीएम है ये। तो करेंगे 2 गुना 23,460 के बराबर इनको 510 गुना 92। चलिए एक जगह इसको हम क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। थोड़ा सा हो गया है, समझ लीजिएगा आप। तो 23,460 है ना, गुना 2, 8, इधर 9 हो गया, 6। ठीक है, इतना आ गया 46,920। 46,920 आया। अब इधर भी इनको गुना करने के बाद इतना ही आना चाहिए। तो 510 गुना 92, 2 से 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा। 9 से इसमें 0 करेंगे, 9 एकम 9, 45। देखिए आ गया ना, आ गया ना बराबर। तो बिल्कुल ये सही हमारा जा रहा है, आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम लोग जांच भी कर लिए कि भाई हम लोग जांच भी कर लिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है दूसरा का तीसरा नंबर 336 और 54। दूसरा का तीसरा 336 और 54। ठीक है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 336 यानी कि 2 से इसको विभाजित करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा यानी कि 13 है, 6 के 12 और यहाँ पर 1 बचा है 8, 12 में 16। अब इधर 2 से करिए, 8 बार में 16। ठीक है, और ये 4 बार में, फिर 2 से करिए, 4 बार में 8 हो जाएगा और इधर 2 बार में, और फिर इसके बाद 2 बार में, 1 बार में इधर, फिर 3 से करेंगे 7 बार में, फिर 7 से करेंगे 1 बार में। ठीक है, तो इस तरह से देखिए 2 कितने बार है, 1 2 3 4। तो इसका मतलब 2 की घात 4 लिख देंगे, गुना 3 गुना 7, 3 गुना 7। ठीक है, अब 54 को भी कर लीजिए, 2 से करेंगे, 2 दूनी के 4, 1 बचा 7 बार में। ठीक है, 14 हो जाएगा ना। फिर 3 से करना होगा अब 9 बार में। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 2 गुना 3 की घात कितनी बार है, 1 2 3। ठीक है, 3 की घात 3, इस तरह से। तो हमको सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ के लिए हमने आपको बताया था, जो ऊपर संख्या है वो नीचे भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप बताइए एचसीएफ में 2 की घात 4 को लेंगे या फिर 2 की घात 1 को लेंगे। तो हमने बताया था जो कम रहेगा उसको लिया जाएगा, यानी कि एचसीएफ में सिर्फ 2 की घात 1 को लेंगे। ठीक है,
और एलसीएम में इसका जस्ट उल्टा, यानी कि 2 की घात 4 को लेंगे गुना। अब देखिए ये तो हम लोग लिए ही नहीं, जा छूट गया सर, कोई बात नहीं। तो अब बताइए 3 की घात 3 को लें या फिर 3 को, तो एचसीएफ में सिर्फ 3 को लेना होगा, जबकि इसको गुना करिएगा तो एचसीएफ हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी के 6, यानी कि एचसीएफ कितना हो गया दोस्तों 6। और इसमें एलसीएम में 3 की घात 3 को लेंगे और फिर इसके बाद यहाँ पर 7। ठीक है, 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है 16 होता है। कैसे, देखिए 1 2 3 4 है ना, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16। ठीक है, और ये 3 की घात 3 का मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 होता है। चलिए तीनों को आपस में गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो 16 गुना 27 करते हैं, 16 गुना 27 42, 12, तो जब इसको गुना किए तो 432 आ गया। इन दोनों को जब गुना किए तो 432। अब 7 से कर लेते हैं, कहीं दूसरा पेज में कर लेते हैं। 432 गुना 7, 7 दूनी के 14, 21 22 7 28 3024। तो इसको जब गुना किए तो 3024 आया, इतना। एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया। हमको क्या करना है अब, एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल करना है। ये रहा 2 संख्या 336 गुना 54, और बाकी इधर साइड करिए। तो एचसीएफ हमारे पास है 6, 6 गुना एलसीएम है 3024। चलिए गुना करते हैं दोस्तों। ठीक है, इधर लिख देते हैं 3024 गुना 6, 24 इधर 2, 12 14, यानी कि 1 बच गया, 18, 18,144, 18,144। ठीक है, अब इधर भी करते हैं 336 गुना 54 और 12, उधर 12, 33, 15 18 1, 15 16। देखिए आ गया 18,144 आ गया ना, तो बिल्कुल मेरा ये सही है। तो इस तरह से हमको करना था। उम्मीद है आपको दूसरा नंबर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा इनको हल किए थे, उसी जैसा आपको यहाँ पर भी करना है। ठीक है, हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, जैसे हम लोग पहले किया करते थे, लेकिन यहाँ पर जांच नहीं करना है। ठीक है, एक राहत मिला है कि जांच नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पर 3 संख्या दिया हुआ, तीनों कैसा है, पूर्णांक है दोस्तों। ठीक है, तो बनाते हैं। ओ चेहरा है बनाते हैं। ठीक है, तीसरा का पहला नंबर 12 15 21, ये 3 संख्या का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है दोस्तों। अभाज्य गुणनखंडन द्वारा, ठीक है, 2 से करते हैं 6 बार में, 2 से फिर हो जाएगा 3 बार में। चलिए इसका हो गया, यानी कि क्या लिखेंगे, 2 की घात 2 गुना 3। ठीक है, 15 भी कर लेते हैं, 3 से होगा, तो 3 गुना 5। ठीक है, 21 का कर लेते हैं, 3 गुना 7। सबसे पहले एचसीएफ निकालिए। हमने क्या बताया था कि तीनों में ऐसा संख्या होना चाहिए
जो हर जगह हो। जैसे 2 है यहाँ पर तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो कहाँ है, क्या है, तो देख रहे हैं कि 3 जो है वो तीनों में शामिल है, तीनों संख्या में 3 शामिल है, तो 3 हमारा HCF निकल जाएगा। बाकी 5 और 7 ऐसा 2 कहीं तीनों में शामिल नहीं है, तो सिर्फ HCF हमारा 3 ही निकलेगा। और LCM इसका जस्ट उल्टा, यानी कि 2 की घात 2 को भी ले लेंगे, उसमें 3 को भी ले लेंगे और 5 गुना 7 भी ले लेंगे, सबको ले लिए एक तरह से मान के चलिए, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे 2 गुना 2 यानी कि 4 हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 आ जाएगा, 60 गुना 7 करना है, तो 7 6 42 यानी कि 420, LCM 420 आया। यही सिर्फ हम लोग को निकालना था, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिए, LCM भी निकाल लिए, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा का ही दूसरा नंबर को सॉल्व करना है। उसमें क्या दिया हुआ है, 17 23 29, 17 23 29। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये तीनों संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी कि ये सिर्फ एक और खुद की संख्या से ही विभाजित हो सकता है। तो फिर इसका HCF LCM कैसे निकलेगा, तो हो जाएगा दोस्तों, देखिए कैसे, 17 गुना 1 लिख सकते हैं, 23 गुना 1 लिख सकते हैं, 29 गुना 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इनका जो आउटपुट है यानी कि गुना करने के बाद वही चीज़ रहेगा जो पहले से मौजूद है। हमको HCF तो देना ही पड़ेगा, कैसे भी करके तो देना ही पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, तो 17 इधर था तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ऐसा चीज़ है, लेकिन एक तीनों में है, एक तीनों में है। और याद रखिए HCF कम से कम एक होता ही होता है, एक होता ही होता है, ठीक है। और LCM में क्या हो जाएगा, LCM में एक भी हो सकता है, 17 गुना 23 गुना 29, इस तरह से 1 गुना 17 गुना 23 गुना 29, ये 29 है, नहीं है समझ में, काट दें, इधर लिखते हैं 1 गुना 17 गुना 23 गुना 29। चलिए इन तीनों को गुना कर लेते हैं, ठीक है। 17 गुना 23, 17 गुना 23, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 17 गुना 23 किए तो 391 आया। अब 391 को हम लोग 29 से गुना कर देंगे, 9 एकम 9 81, 27 27 और ये हमारा हो जाएगा 35। 2 से 1 में गुना करेंगे 18, इधर 3 दूनी के 6 7। चलिए 11 33 9, इसको जब गुना करेंगे आपस में 11 33 9, ये LCM निकला इन सवालों का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है तीसरा का तीसरा नंबर 8 9 25, 8 9 25, ठीक है। तो 8 का करेंगे तो 2 से करेंगे तो 4 बार में, ठीक है। और 9 को भी कर लेते हैं, बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान, ठीक है। तो 8 के बराबर हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, समझ में आ गया, 2 की घात 3 है ये। और 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, 3 की घात 2। और 25 के बराबर लिख सकते हैं 5 की घात 2, ठीक है। अब देख रहे हैं हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए HCF। तो क्या हमको मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 2 है यहाँ तो 2 इधर नहीं है, इधर नहीं है, मतलब कि तीनों जगह वो चीज़ कोई भी एक जैसा नहीं है। तो हमको तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसमें गुना कर देंगे 1 से, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमने क्या बताया था, HCF कम से कम 1 होता ही होता है, तो HCF कितना हो जाएगा 1। और LCM बस इन तीनों संख्या को गुना कर दीजिए, यानी कि 2 की घात 3 मतलब होता है 8,
मतलब वही 3 की घात 2 मतलब 9 और इधर 25, 8 9 72 यानी कि 72 गुना 25 कर लीजिए, वो आपका एलसीएम आ जाएगा। $1800, ठीक है। इसको जब गुना किए तो 1800 आ गया, ठीक है। तो एलसीएम हमारा ये चीज़ निकल गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से कंप्लीटेड हो जाता है तीसरा नंबर। चौथा नंबर में कह रहा है कि HCF 306 657 यानी कि ये दो संख्या का HCF दिया हुआ है पहले से 9। समझ रहे ना, जैसे आप लोग निकाला करते थे HCF LCM, तो उसी तरह से ये दो संख्याओं का HCF 9 दिया हुआ है। LCM इसी संख्या का LCM हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान सा है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, LCM ज्ञात करते थे, HCF मालूम भी नहीं रहता था, लेकिन यहाँ पर HCF मालूम है, LCM नहीं मालूम है। चलिए कैसे निकालते हैं हम आपको समझाते हैं। चौथा में जो दो संख्या पहले दिया हुआ है 306 और 657, इसका HCF है 9 दिया हुआ है पहले से। हम लोग को LCM जानना है क्या होगा। तो देखिए, याद करिए, हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या बताया था, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल के बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM होता है ना। दो संख्याओं का गुणनफल पहले करेंगे तो वो कितना के बराबर होता है, HCF गुना LCM होता है, HCF गुना LCM होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। HCF 9 दिया हुआ है, LCM नहीं मालूम है, वही चाहिए। तो ये चाहिए ना दोस्तों, तो इसको अकेला करना पड़ेगा। धीरे धीरे अकेला करिए, तो 9 को उधर भेजेंगे तब ना ये अकेला होगा। तो जब ये उधर जाएगा, इसके बीच में क्या है, गुना, तो उधर जाने के बाद जस्ट उसका विपरीत हो जाता है, यानी कि गुना में है तो भागा में हो जाएगा। 306 गुना ये भागा में, यानी कि दोनों के नीचे ऐसे चला जाएगा, ठीक है, LCM। अब देखिए, ये 3 से भी विभाजित होता है, ये भी होता है। 3 तिया 9 होता है ना, 3 एकम 3, शून्य से 3 दूनी के 6, अभी भी हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 चौके 12, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसको ऐसे घुमाइए तो LCM के बराबर क्या हो जाएगा, 34 गुना 657। इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा LCM निकल जाएगा। कितना आसान है। $24, 21, 2 बचा हुआ है, 15, 1, 15, 1, 17, 18, 19, यहाँ पर 13, 9, 11, 12। तो ये हमारा LCM हो जाएगा 22, 33, 8, 22, 33, 8, इसका LCM हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से अगला देखिए, अगला कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को एकदम बारीकी से समझिएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। 5वां नंबर में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या यानी कि वही प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको ऐसा सवाल दिया जाता है, कैसा संख्या दिया जाता है, 6 की घात n दिया जाता है, और n क्या एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो क्या ये संख्या जो है 6 की घात n की जगह पर आप 1 रखिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलता है, ठीक है। तो अगर आप 1 रखिएगा, यहाँ पर 2 रखिएगा, 3 रखिएगा और गुना करिएगा, 6 की घात 1 को गुना करिएगा तो 6 ही आएगा, 6 की घात 2 को गुना करिएगा तो 36 आएगा, 6 की घात 3 को गुना करिएगा तो 216 आएगा।
तो उसके अंतिम में जो अंक है, वो जो समाप्त है, वो हर समय आप देख रहे होंगे 6 पर समाप्त हो रहा है, 6 पर समाप्त हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या ये शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो सिंपल सा भाषा में हम इसको बताएंगे कि भाई शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, 6 पर समाप्त हो रहा है। तो वही आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो चलिए हम इसको समझाते हैं। देखिए कह रहा है 6 की घात n दिया गया है, ठीक है। और n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या उसको कहते हैं जो 1 2 3 4 1 से शुरू होता है, याद रखिएगा 1 से। जैसे अंगुली को कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं ना, ठीक है। 6 इस तरह से आया समझ में। तो जरा सोचिए आप कि अगर आप 6 की घात n की जगह पर आप 1 लिख सकते हैं, n की जगह पर आप 2 लिख सकते हैं, n की जगह पर आप 3 लिख सकते हैं, आप कितना भी लिख लीजिए, 300 भी क्यों ना लिख लीजिए। तो ये जो इसका आउटपुट है, सॉल्व करिएगा तो ये 6 पर ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 6 पर समाप्त हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो नहीं हो सकता है, तो बताना होगा कि भाई नहीं हो सकता है। तो कब हो सकता है, कब हो सकता है। तो उसमें 2 चीज़ आता है, वो समझिए। पहला चीज़ है कि वो संख्या जो है वो 10 से विभाजित होना चाहिए, 10 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 10 हो गया, 20 30 100, ये जो संख्या है अगर इसका आप 1 करिए, 2 करिए, जितना भी करिए, ठीक है। तो देखिएगा इसके अंत में जो समाप्त है जो संख्या, उसका शून्य पर ये समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो संख्या है, ये संख्या जो है वो 10 से विभाजित हो जाता है। तो इसी में नियम कहता है कि वो 10 से विभाजित होना चाहिए, या तो फिर दूसरा कंडीशन ये है कि, दूसरा तरीका ये है कि 2 और 5 से, यानी कि दोनों संख्याओं से वो विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ जो 6 है, वो 6 क्या है ना कि 2 से तो विभाजित हो ही जाता है, लेकिन 6 5 से विभाजित नहीं होता है। समझ में आया? एक जगह ये जीत जा रहा है लेकिन एक जगह हार जा रहा है। तो हमने क्या बताया, 2 के साथ साथ ये 5 के साथ भी विभाजित होना चाहिए, तभी ये शून्य पर समाप्त हो सकता है। यानी कि उसके अंदर 2 गुना 5 के हिसाब से होना चाहिए। 2 गुना 5 मतलब 10 ही होता है। तो हमने आपको बता भी दिया, ठीक है। आप ही सोचिए ना कि 10 का आप घात 2 करिएगा तो कितना होगा, 100 होगा। 10 का घात 3 करिएगा, 10 का घात 3 करिएगा तो 1000 हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये शून्य पर समाप्त हो रहा है। तो ऐसा कुछ है, तो हमने पहले से लिख दिया है। तो आप इसको अपने कॉपी में लिखते चलिए, समझा दे रहे हैं। और भी बोल रहा है कि यदि कोई संख्या अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित हो सकती है, या तो वो संख्या 2 और 5 से विभाजित होनी चाहिए। अभी हमने तुरंत बताया, क्योंकि 10 के अंदर 2 गुना 5 छुपा रहता है। अब देखिए यहाँ पर, चूंकि यहाँ जो बुक है उसमें दिया हुआ है 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 गुना 3 मिलेगा, है ना भाई। 5 तो नहीं है इसके अंदर, 2 गुना 3 है। तो लिखेंगे 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। सिंपल सा बात है, आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 6 की घात n 5 से विभाजित नहीं होगा, और 6 का गुणनखंडन करने पर यह 2 गुना 5 के रूप का नहीं है। यह किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। कितना सिंपल भाषा में लिखा गया है, ठीक है। ये सबको आप लिख लीजिएगा एक जगह। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। यही चीज़ था, और कोई इसमें स्पेशल रॉकेट साइंस नहीं था। छठा में देखिए, ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ये एक संख्या दिया हुआ है और ये भी एक संख्या दिया हुआ है, दोनों अलग अलग संख्या है, ठीक है। तो बोल रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। अब आप सोचिए कि भाज्य संख्या कहाँ से आ गया। अभी तो हम लोग अभाज्य संख्या पढ़ रहे थे। तो देखिए एक भाज्य संख्या भी होता है, ठीक है, भाज्य संख्या भी होता है। वो क्या होता है हम आपको समझा देते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो 3 या 3 से ज़्यादा संख्या से
विभाजित हो जाता है। जैसे 4, 4 सबसे छोटा भाज्य संख्या है। हमने क्या बताया, जो 3 या 3 से ज़्यादा संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 1 से भी विभाजित होता है, 2 से भी होता है, 3 से तो नहीं होता है, खुद की संख्या 4 से भी हो जाएगा ये। तो इसका जो गुणनखंड है वो कितना होगा, 3 है। इंग्लिश में उसको फैक्टर कहते हैं, ठीक है। जिसका 3 फैक्टर हो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। आगे समझ में, कोई बड़ा चीज़ नहीं था। 4 है, 6 भी हो जाएगा क्योंकि ये 1 2 से भी होगा, 3 से भी होगा और खुद की संख्या 6 से, इसका 4 फैक्टर है। 4 संख्या से ये विभाजित होता है 6। 8 भी हो जाएगा क्योंकि 1 से, 2 से, 4 से भी होगा, ठीक है, और खुद की संख्या 8। तो ऐसा कुछ है। तो ये जो दिया हुआ है, अभी आपको हम जो प्रश्न दिखा है, 2 प्रश्न दिया हुआ उसमें, तो उसको बताना है, व्याख्या करना है कि क्या वो प्रश्न भाज्य संख्या होगा। तो कैसे पता चलेगा, अगर उसका 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है, तो हम जान जाएंगे कि हाँ भाई वो भाज्य संख्या। बहुत आसान है क्वेश्चन, चलिए बनाते हैं, लिख लेते हैं क्वेश्चन को। छठा नंबर, 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13, ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, कॉमन बाहर निकालेंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। तो 13 को आप पहले बाहर निकालिए। यहाँ क्या लिखेंगे, 7 गुना 11, 13 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 13 आपने बाहर निकाल दिया है, तो यहाँ +1 लिखना होगा क्योंकि 13 से इसमें गुना होगा। ब्रैकेट जब लगा दिए हैं तो क्या मतलब है आपका, समझ रहे हैं कि 13 इसमें भी गुना होगा, 13 इसमें भी गुना होगा, ठीक है। तो जब गुना होगा तो वापस से वही चीज़ आ जाएगा। समझ में आया, यहाँ 1 क्यों लिखे, 13 से इसमें गुना करेंगे तो 13 एकम 13 ऐसे हो जाएगा, इसलिए। अब क्या करिए, इनको गुना करिए। 7 से 11 में गुना करेंगे तो 77, 77 जोड़ 1 78। अब देखिए 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इधर भी ध्यान देना होगा। 78 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना होगा, तो 2 से करते हैं, 2 तिया के 6, 1 बचा, अरे क्या कर दिया हम, सॉरी दोस्तों, इधर 9 आया, 18, हाँ 3 से करिए, 3 एकम 3। तो यहाँ 78 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13। समझ पा रहे हैं, आ रहा है समझ में। तो यहाँ देखिए 13 और 13 दो जगह है, तो 13 की घात 2 हो जाएगी, 2 गुना 3। तो देखिए 13 क्या है, अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इसमें देखिए अलग अलग है ना, अलग अलग संख्या है, समझ रहे हैं। फैक्टर कितना है, 3 तरह का अलग अलग फैक्टर है। तो इससे पता चल जाता है कि हाँ भाई इसका 3 तो कम से कम भाज्य संख्या हो गया, ये 3 अलग अलग फैक्टर है, तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या होगा। और 3 ही नहीं है दोस्तों, इसमें 1 से भी गुना करिएगा वो भी तो होगा। तो देखिए 4 आ गया आप, तो ये बिल्कुल भाज्य संख्या है क्योंकि इसका 4 फैक्टर है, 4 गुणनखंड है, इसीलिए, ठीक है। तो अगला देखिए, इसमें अगला में क्या कर रहा है कि 7 से गुना 6, 5 से लेकर के 1 तक आया +5। ये अब बताइए कि क्या होगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। 7 गुना 6, 5 4 3 2 गुना 1 जोड़ इसमें 5 है ना। तो देखिए इधर 5 और ये 5, इनको बाहर उभयनिष्ठ निकालिए। यहाँ लिखेंगे 7 गुना 6, लेकिन यहाँ 5 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 4 लिखेंगे, गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 1 लिखेंगे क्योंकि 5 आपने बाहर निकाल दिया इसीलिए, ठीक है। अब आप क्या करिए, इन सारे को गुना करिए। इधर हो जाएगा 42, 4 12 24 जोड़ 1। चलिए इसको गुना करते हैं इधर साइड में। एक 1008, इसको गुना किए तो 1008 आया है, और 1008 में 1 जोड़ देंगे तो 1009 हो जाएगा, ठीक है।
और हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। 1009 जो है एक अभाज्य संख्या, अपने दिमाग में हटा लीजिए, ठीक है। ये अभाज्य संख्या है, यानी कि तो आप सोचिएगा कि इसका तो 2 फैक्टर है, तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या नहीं हुआ। देखिए होगा ये भाज्य संख्या है, 1 से भी तो गुना करेंगे, एक भी तो अपना चांस चल दिया। तो देखिए इसका 3 अलग अलग क्या है, फैक्टर है। समझ गए? अलग अलग है ना, तो ये भी हमारा क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीटेड होता है। अब देखिए अगला, बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों। अगला भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या लिखता है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जैसे एक खेल का मैदान है, वो कैसा है, वृत्ताकार है, ठीक है। और उसके चारों ओर क्या है दोस्तों, पथ है, यानी कि लोग कुत्ता उत्ता बच्चा उच्चा घूमता होगा इस पथ पर, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने आता होगा, ठीक है। तो वो कैसा है, वृत्ताकार है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया जो है वो घर से अपना आई होगी सुबह या शाम में घूमने के लिए मैदान में, आप लोग भी आते होंगे। तो सोनिया को कितना टाइम लगा, 18 मिनट लगा। 18 मिनट लगा। मान लीजिए वो यहाँ से शुरू कर रही है और वो पूरा एक चक्कर लगाने में उसको टाइम लगता है 18 मिनट का। आया समझ में? जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसी मैदान को रवि नाम का जो लड़का है उसको इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का टाइम लगता है, यानी कि कम टाइम ये ले रहा है, ज़्यादा तेज चल रहा है। ये रवि जो है सोनिया से तेज चल रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितना समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोनों यहाँ पर आया, सोनिया और रवि बातचीत किया कि चलो हम लोग साथ में मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करते हैं। तो चल रहा है। जैसा दिया हुआ जानकारी के मुताबिक रवि जो है वो सोनिया से तेज चल रहा है। अगर सोनिया मान के चलिए यहाँ पर है, सोनिया अगर यहाँ पर है तो रवि यहाँ पहुँच चुका है, रवि यहाँ या फिर यहाँ पहुँच चुका है, उससे तेज चल रहा है। फिर अगर सोनिया यहाँ पहुँच रही है तो रवि यहाँ पहुँच गया। इसी तरह से चलते गया। और मान लीजिए अगर सोनिया यहाँ पर है तो उसको पीछे से ऐसे करके बाईपास करते हुए और बोल रहा है कि देखो तुमसे हम इतना ज़्यादा राउंड मार दिए, ज़्यादा तुम इतना स्लो चलती हो, हम इतना तेज चलते हैं। तो दोनों कब मिलेगा, कितने टाइम बाद मिलेगा, तो यही चीज़ जानना है। कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी था, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, इसमें हम लोग को एलसीएम निकालना होगा, बस सिंपल सा बात है। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, कितना टाइम निकालना ना, यानी कि कितने समय बाद, यानी कि समय मतलब टाइम निकालना है। तो जो टाइम है वो क्या है, 18 और 12, यही दोनों का हम लोग को क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। और एलसीएम निकाल लीजिएगा तो पता चल जाएगा कि कितना दोनों प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं 18 और 12 का, सिंपल सा चीज़ है। 18 का करिएगा 2 से करेंगे तो 9 बार में, 3 तिया के 9 और 12 6। चलिए तो 18 के स्थान पर हम लिखेंगे 2 गुना 3 की घात 2, कोई दिक्कत नहीं ना। और 12 के स्थान पर लिखेंगे 2 की घात 2 गुना 3। हमको एचसीएफ नहीं निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम में क्या हमने बताया था आपको, देखिए दोनों जगह 2 है शामिल और इधर भी 3 शामिल है। एलसीएम में हम आपको बताए थे कि जिसका घात ज़्यादा रहेगा उसको ले लेंगे, ले लिए। अब देखिए इसमें भी 3 की घात 2, उसको ले लेंगे। अब गुना कर लीजिए, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4 और इसका मतलब होता है 9, 9 चौके कितना होता है 36। तो ये 36 क्या है, मिनट है। तो यानी कि वो 36 मिनट बाद फिर से एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि दोनों कितना राउंड मारा था। सोनिया को कितना टाइम लगा था, 18 मिनट लगता था,
तो 36 कितना है, कब आएगा, जब इसमें 2 से गुना करेंगे, यानी कि 2 राउंड ये मारी। और रवि जो है, रवि को 12 मिनट का टाइम लगता था। 36 तो जान रहे हैं कि भाई होगा ही, इसमें यानी कि 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि ये तीसरा राउंड मार रहा था। तीसरा राउंड मार रहा था तब जाकर के ये दोनों प्रारंभिक स्थान पर फिर से मिला। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर जो है वो 36 मिनट हो जाएगा। बस यही चीज़ था दोस्तों। उम्मीद है आपको प्रश्नावली 1.1 समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करिएगा।